नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें कि खुद एसपी साहब को अपना वेश बदलकर उस जगह पर जाना पड़ा था। तो ये जो कहानी है एक एसपी साहब की है और उन्हें अपना वेश बदलना पड़ा था और वेश बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए वे जाते हैं जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। और उसके बाद जैसे ही वहाँ जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। इन दोनों के बीच में इनकी क्या कहानी थी, किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब को वेश बदलकर वहाँ पर वह आए थे, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कोई भी क्वायरी हो, कोई भी आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देर न करते हुए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम कविता है। कविता पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। उसके घर में केवल उसके पिता है, परिवार में और कोई भी नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और कविता अक्सर पढ़ा लिखा करती थी और उसके पिता की इच्छा थी कि कविता पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि कविता के पिता भी सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी की वजह से उनके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वह चाहते थे कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद कविता लगातार मेहनत करती रहती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में कलर की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी कलर की जॉब पर लगी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद कविता के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं तो पास के ही शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अरविंद था, जो कि एक साइबर कैफ़े चलाया करता था। लेकिन पढ़ने लिखने में वह काफ़ी ज़्यादा होशियार था और मेहनत भी करता रहता था और वह सोचता था कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूँगा। अब जैसे ही कविता के पिता अरविंद को देखते हैं तो उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा है कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर वो ज़रूर लग जाएगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहना मानती है और अरविंद से शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अरविंद और कविता दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी के बाद कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर में पहुंच जाती है और अरविंद से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी किया करती थी और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते थे। कविता अरविंद के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती और इसी तरह से उसका जो समय था वह व्यतीत हो रहा था। अरविंद जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने चला जाता है
यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस घर आ गया। तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही परीक्षा में उसका सिलेक्शन हुआ तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद ये खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। कविता भी अरविंद की तरह इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है और उसका श्रेय वह मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। अरविंद ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अरविंद एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वो इस क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन तभी अरविंद महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वो भी जॉब किया करता है। उनके पास माता पिता के लिए न ही कोई समय है और न ही एक दूसरे के लिए कोई भी समय है। उसके बाद जो अरविंद है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मेरी तो सरकारी नौकरी लग ही गई है, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब अरविंद जोर देता है तो वो सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद कविता उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और अरविंद के घर में रहकर अरविंद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई, ऐसा ही कुछ अरविंद और कविता के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे अरविंद के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। अरविंद सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल जब से कविता ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी कविता से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह लोग अक्सर उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये बात अरविंद को पता चलती है तो यह अंदर ही अंदर उसे यह बात खटकने लगती है। धीरे धीरे अरविंद और कविता के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन अरविंद कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन अरविंद अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोच कर ज़्यादा शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो कविता का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसे उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है
तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वो सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो वे एकदम से हैरान हो जाते हैं कि वह इस बात से क्यों बातें कर रहा है। लेकिन अरविंद अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद अरविंद काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय कविता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरविंद के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात नहीं सुनता है और कविता के ऊपर हाथ उठा देता है। इसके बाद कविता बड़ी परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में अब एक सेकंड भी नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद कविता का पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ लेकर उसके मायके ले जाते हैं। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में अरविंद का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। लेकिन अरविंद के मन में कहीं न कहीं अब भी यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद अरविंद अपने गुस्से में अपने घर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। कविता सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अरविंद उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं है। उसके बाद कविता इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के कारण वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद जो अरविंद है वो अपने घर रहता है और कविता अपने घर रहती है। अरविंद अभी भी कविता को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि जो उसका घर उजड़ा है उसमें उसकी पत्नी की जिम्मेवारी है। उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बच सके। लेकिन अरविंद ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अरविंद सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। तो उसके बाद अरविंद अपने आधार पर उस चीज़ की तहकीकात करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चल जाता है कि कविता का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वह तो केवल कभी कभी उन लोगों से बातें किया करती थी और उसके सहकर्मी उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर अरविंद को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर कविता गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण अरविंद अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो कविता थी वो अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोचकर
काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन उसकी बेटी ने उनसे साफ इनकार कर दिया था, कह दिया था कि पिताजी शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद एक दिन अचानक से कविता के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कविता एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि अब तक जो घर चला करता था वो उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और इसके बाद कविता कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती। वो तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया। अब इसके बाद कविता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वो अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वो सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, तभी वो उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी उन पैसों से वो चाय की दुकान वहाँ पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती हैं। वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते थे और जो कोई उस गांव से निकल कर जाया करता था और वहाँ के कुछ लोग भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए हमेशा के लिए आया करते थे। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ जो कविता है उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करता है। इधर जो अरविंद है वह अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के तलाक हुए 4 साल लगभग बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से अरविंद को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान अरविंद उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वो सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वो वहाँ पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहाँ पर 7 फेरों के 7 वजन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, वो सोचता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही होती है तो अरविंद एक फैसला करता है कि मैं वेश बदल कर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा
और वहाँ जाकर उसके बारे में पहले पता करूँगा कि वह किस तरह से रहा करती है और क्या कहीं उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे लेने के लिए आया था। तभी अरविंद अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी रहने देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वह वेश बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। तो वह उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से अरविंद बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल लेता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंची थी तो वो सोचता है क्यों न चाय पी ली जाए, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है। तो वहाँ पर कविता की चाय की दुकान लगी हुई थी। तो वह गाड़ी से नीचे उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुँच जाता है और जैसे ही उस चाय की दुकान पर वह कविता को देखता है तो उसे देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई देती थी, लेकिन वह फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद उससे बात करूँगा। उसके बाद वह कविता को ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब अरविंद की जैसे आवाज़ को कविता सुनती है तो वह एकदम से भौचक्की रह जाती है, लेकिन जैसे ही वह अरविंद के वेशभूषा को देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है कि हो सकता है कि यह अरविंद हो, लेकिन इसकी उम्र से नहीं लग रहा है कि यह अरविंद है, क्योंकि अरविंद ने अपने भेष को बदल दिया था। उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर कविता सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसे इनकी भी आवाज़ हो, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो कविता 2 कप चाय बनाती है, एक अरविंद को देती है और दूसरा अरविंद के ड्राइवर को भी देती है। अब इसके बाद अरविंद बैठा हुआ कविता को देख रहा था और इस बात को कविता भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर के एसपी हैं और इसी वजह से हो सकता है कि वह वेश बदल कर भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से उसे कह देती है, क्या तुम अरविंद हो? तो जैसे ही अरविंद अपना नाम कविता के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब कविता जैसे उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वह समझ जाती है कि यह और कोई नहीं, मेरा ही पति अरविंद है जो वेश बदल कर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद कविता भी फूट फूट कर रोने लगती है। अरविंद उसके पास जाता है, उसको चुप कराता है, कहता है कि कविता तुम रो क्यों रही हो? तो उसके बाद कविता अरविंद से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई है। अब उसके बाद अरविंद कविता से
माफ़ी मांगता है। कहता है कि कविता, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो उस दिन से मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को कविता सुनती है तो अरविंद को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद अरविंद एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि कविता, मुझे माफ़ कर दो, जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वह सब कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया है। इसके बाद अरविंद बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और कविता भी उसकी इस बात को मान जाती है। तो अरविंद अपने साथ कविता को गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफ़ी मांगनी है। उसके बाद कविता अरविंद को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफ़ी दिन पहले ही हो चुकी है और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान पर यहाँ मुझे चाय बनानी पड़ती है। और इस बात को सुनने के बाद अरविंद और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है, लज्जित हो जाता है। लेकिन तभी कविता अरविंद को समझाते हुए कहती है कि अरविंद, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके लिए इसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफ़ी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वो विधि का विधान समझ लो और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद अरविंद उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने उस घर में चला जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही कविता को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से कविता को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अरविंद के माँ बाप ने अरविंद को बहुत समझाया था लेकिन अरविंद का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था और इसी वजह से उसने कविता को तलाक दे दिया था। क्योंकि अरविंद के माता पिता की नज़र में कविता एक बहुत ही अच्छी बहू थी जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। अरविंद ड्यूटी करने के लिए जाया करता है, कविता पूरे परिवार की और घर की अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अरविंद और कविता की, जो दोनों एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से वे दोबारा से फिर से एक हो गए। अब क्या कहना चाहते हो कविता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं अरविंद के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। इसलिए आपको ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ न कुछ सीख सकें और अपने जीवन में आप इस कहानी के द्वारा की गई जो पात्र हैं जिनके द्वारा कुछ गलती की जाती है, इस गलती को आप अपने जीवन में कभी भी न दोहराएं
और आपका अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बनाएं। और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी जो पति पत्नी का रिश्ता है या जो अन्य रिश्ते हैं, इसमें कभी कभी छोटी छोटी बातों पर कभी कुछ शक होता है, कभी गलतफहमी होती है। तो आपको पता है कि इस रिश्ते को सातों जन्म का रिश्ता माना जाता है। तो फिर आखिर एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटे से शक के कारण क्यों लोग ऐसे रिश्तों को तबाह कर देते हैं, तलाक भी कर लेते हैं। जैसे अरविंद और कविता के साथ हुआ। इनका 4 साल का जो समय था, दोनों लोग घुट घुट कर जी रहे थे। दोनों परिवार के अन्य जो सदस्य थे वह भी घुट घुट करके जी रहे थे। तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है। तो चाहे केस हो, तलाक हो, कुछ भी हो, इसके बीच में जो भी समय रहता है व्यर्थ ही जाता है। अर्थात ये जो मनुष्य का जीवन है, जो ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, उसे हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इसे प्रसन्नतापूर्वक, आनंद पूर्वक दूसरों की सेवा में अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करें, प्रसन्न होकर, खुश होकर। न कि इस तरह से मामूली छोटे से विवाद और गलतफहमी या शक के कारण पूरा जो जीवन है हम अपने आप को बर्बाद कर लें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में जाते जाते आपको यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर से हमेशा के लिए हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।